तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि इस वीडियो को जितना कम से कम हो सके इस चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में समाप्त करना चाहता हूँ। बस आप लोगों से भी थोड़ा ये उम्मीद रहता है कि हमारे वीडियो को आप जो देखते हैं तो उसको शेयर करें, उसको लाइक करें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और हम लोग देखिए, चूँकि अभी हम फेसबुक पर फिलहाल करके अपने जितना भी एजुकेशनल वीडियो रहता है, शिक्षा से संबंधित जो भी वीडियो रहता है वो हम डालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल फेसबुक पर ज़्यादा ही वीडियो डालते हैं क्योंकि यूट्यूब पर उतना सब्सक्राइबर नहीं रहने की वजह से नहीं डाल पाते हैं, और डालते हैं ज़्यादातर फेसबुक पर ही रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद रहता है कि आप लोग को अगर हमारे वीडियो या हमारे पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगे तो फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा और लाइक और शेयर भी करने का कोशिश करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तब। तो चलिए, आज हम लोग जो ये प्रकाश का परावर्तन है, क्या है, पहला चैप्टर है। यानी पहला चैप्टर है क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो और मेरा कोशिश यही रहेगा कि इस टॉपिक में से जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। बस मेरा यही कोशिश रहेगा कि आपके जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, और आप लोग इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम में रहने के लिए नहीं दूंगा, ये ऐसा मेरा कोशिश है। तो सबसे पहले देखिए, पढ़ना है चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रकाश, यानी लाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लाइट। देखिए, लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब मान के चलिए, अगर इस रूम की लाइट को हम बंद कर देते हैं, इस रूम को लाइट को बंद करने के बाद हमको कोई भी वस्तु दिखाई देना नहीं दिखाई देगा, कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। इसका कारण है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? लाइट की आवश्यकता होती है। जब लाइट किसी वस्तु से टकरा कर, मान के चलिए एक पेन है, ये पेन जो हमको दिखाई दे रहा है, तो लाइट इस पेन से टकरा करके हमारी आंख तक पहुंची। ये जो लाइट है ये पेन से टकरा करके हमारी आंख तक पहुंचे, तब हमको ये पेन दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर लाइट आया और इस वस्तु से टकराया, लाइट आया और इस वस्तु से टकराया, ये किसी कारणवश ये वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रहा, किसी कारणवश लाइट आया, इस वस्तु से टकराया, टकराने के बाद ये वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रहा।
इसका कारण ये है कि ये लाइट जो आया इससे टकराने के बाद हमारी आंख तक नहीं पहुंची, यानी वो लाइट जो आया इस वस्तु से टकराकर अगर हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी तो ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी, ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है या किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंख तक पहुंचता है तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। साथ ही साथ प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश जब भी गमन करती है तो वह सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जब भी चलती है तो सीधी रेखा में चलती है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग उसको कहते हैं जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, यानी प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। यानी प्रकाश का जो स्पीड होता है, प्रकाश का स्पीड निर्वात में, यानी प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी प्रकाश की चाल होता है कहाँ पर? निर्वात में। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। अब निर्वात किसको कहते हैं? निर्वात का मतलब वो जहां पर एयर नहीं है, जहां पर वायु नहीं है, वहां उसको क्या कहा जाएगा? निर्वात। जहां पर वायु नहीं है उसको निर्वात कहा जाता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक स्पीड से चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक स्पीड से चलती है। यानी जब हमसे निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाएगा तो बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हम निर्वात को समझ गए। जहां पर वायु नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। अब देखिए, अब एक तो होता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? प्रकाश का स्रोत। देखिए, अब प्रकाश का स्रोत लाइट सोर्स किसको कहते हैं? प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलती है, प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलती हैं उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी प्रकाश का स्रोत है। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। अब देखिए, प्रकाश का स्रोत 2 तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाश स्रोत, एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश का स्रोत 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य और तारे आदि, ये सभी सूर्य, तारे और जुगनू, ये सभी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, ये सभी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत।
अब देखिए दूसरा होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे जलती बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि, दिया, ये सब क्या है, यानी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत, दूसरा को बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, यानी जिसको नेचर ने बनाया, जो नेचर ने बनाया, जो नेचुरल चीज विद्यमान है इस वातावरण में, उसको बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक, जैसे सूर्य और तारे, ये सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया, उसको बोलते हैं मानव निर्मित मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो जैसे जलती हुई बल्ब हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रकाश स्रोत, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, एक को प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, दूसरा को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश की सबसे बड़ी स्रोत सूर्य को माना जाता है। यानी हम लोग पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूर्य को। ठीक, यहां तक समझे। अब देखिए, आप कुछ वस्तु प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या? प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, जैसे सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि, इसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, या जो वस्तु प्रकाश को निकालता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब इत्यादि, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, यानी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे लकड़ी, लोहा, कुर्सी, टेबल इत्यादि, ये सभी अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, जलती हुई बिजली का बल्ब हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये सब प्रकाश को उत्सर्जित करती है। और अप्रदीप्त वस्तुएं लकड़ी, लोहा, कुर्सी, टेबल, बहुत सारे हैं। ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को वह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। फिर उसे चारों ओर विकृत करता है, विकृत करते हैं, विकृत यानी फैला देते हैं। इसी प्रकाश के इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पे पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा वह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देते, विकृत यानी उसको फैला देते। प्रकाश के इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें दिन में भी वैसे वस्तुएं दिखाई देते हैं जिस पर प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है, यानी जिस पर प्रकाश डायरेक्ट रूप से नहीं पड़ती है, वे वस्तु भी हमें दिखाई पड़ती है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो उन पर पड़ने वाले कुछ ऊर्जा को वस्तु क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं। प्रकाश की इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए किरण, यानी प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण यानी रे ऑफ लाइट। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, रे ऑफ लाइट। यानी रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं? एक सरल रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाली प्रकाश की, प्रकाश को, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जब भी चलती है तो वह कैसे चलती है? एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी सीधी रेखा में चलती है। वही कह रहे थे प्रकाश का प्रकीर्णन, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जब भी चलती है तो वह एक सीधी रेखा में ही चलती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए किरण, उसके बाद है किरण पुंज, प्रकाश, प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज। देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को, किसको? यानी प्रकाश की किरणों की समूह को, प्रकाश की किरणों की समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों की समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को, ग्रुप्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज,
किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज। यानी ये जो प्रकाश का जो है किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। एक अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा को बोलते हैं समांतर किरण पुंज, तीसरा को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को कितने हिस्सों में बांटे? 3 हिस्सों। पहला का नाम दिए अपसारी किरण पुंज, दूसरा को दिए समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए ये अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? इसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। इन एक बिंदु स्रोत से निकल करके क्या होती है? फैलती चली जाती है। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी अपसारी किरण पुंज डायवर्जिंग बीम उसको कहते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, जैसे मान चलिए यहाँ पर एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती, क्या होती है? फैलती चली जाती है, वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद देखिए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी पैरेलल बीम कहते हैं। तो पैरेलल बीम में यह होता है, इसमें प्रकाश का जो किरणों का समूह होता है वो एक दूसरे के क्या रहता है? पैरेलल रहता है, यानी समांतर चलती है। इसीलिए इसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज में प्रकाश जो होता है एक दूसरे के समांतर चलती है, इसीलिए इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। क्या होता है? कन्वर्जिंग बीम। अभिसारी किरण पुंज में ये वैसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या करती है? मिलती है। यानी अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या करती है? मिलती है। इसीलिए इस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जितने भी प्रकाश का किरण आया सब क्या क्या एक बिंदु पर आकर के मिल गए, सब एक बिंदु पर आकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इसलिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जिंग भी कहते हैं। तो तीनों समझ गए। किरण पुंज, सबसे पहले किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को 3 भागों में बांटे, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल करके फैलती चली जाती है, इसीलिए इसे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अब पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी
कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती है, कुछ पारभासी होती है और कुछ अपारदर्शी होती है। तो आप पारदर्शी को देखिए, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। यानी पारदर्शी वस्तुएं वैसे वस्तुएं को कहेंगे जिससे प्रकाश आसानी से क्या करे, पार कर जाए यानी निकल जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे देखिए हवा, कांच और पानी आदि, ये सभी क्या है, पारदर्शी पदार्थ। क्या है, पारदर्शी पदार्थ। यानी वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर सके, उसे पारदर्शी कहते हैं। हवा, कांच, पानी, ये सब क्या है, पारदर्शी। आप देखिए पारभास, पारभास, पारभास यानी ट्रांसलूसेंट। क्या है, ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी। तो पारभासी में होता है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से ही निकल पाते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे यानी तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए, या बैलून का लवर ले लीजिए, या ब्लड ले लीजिए, या चाम ले लीजिए, या घिसा हुआ कांच ले लीजिए, ये सभी पारभासी वस्तुएं हैं। क्या है, पारभासी। इनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से ही निकल पाती है। यानी जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घना बादल, चर्म यानी चमड़ा जिसको कहते हैं, ब्लड, आंख का पलक, आंख का पलक आदि, ये सभी यानी पारभासी वस्तुएं हैं। क्या है, पारभासी है। इनसे होकर के प्रकाश आंशिक रूप से ही निकल पाती है। यानी जिन वस्तुओं से होकर के प्रकाश आंशिक रूप से निकले, थोड़ा ही निकले, कम ही मात्रा में निकले, वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ या पारभासी वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए अपारदर्शी, ऑक्यूपाई, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं यानी वैसा वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं निकल पाती है, या वैसा वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर के जाने के लिए नहीं देती है, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। यानी अपारदर्शी जिनसे होकर प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाती है, या जिनसे होकर प्रकाश नहीं पाई जाती, पार कर पाती है, या वे वस्तु जो अपने से होकर के प्रकाश को नहीं जाने के लिए देती है, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, मोटा गत्ता, धातु का प्लेट, धातु का प्लेट आदि, ये सभी अपारदर्शी वस्तुएं हैं जो अपने से होकर के प्रकाश को जाने के लिए नहीं देती है, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उतारिए। देखिए अब क्या है, छाया, छाया को समझते हैं। किसको समझते हैं, छाया किसको कहते हैं। यानी हम लोग का जो छाया बनता है, इमेज बनता है,
प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। देखिए, छाया जब प्रकाश की गमन की पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, जब प्रकाश की गमन की पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो वस्तु अपने से होकर के प्रकाश को जाने के लिए नहीं देती, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। मान लीजिए यहाँ सूर्य या लाइट का कोई सोर्स, यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु रखा हुआ है। क्या है? अपारदर्शी वस्तु रखा हुआ है। ये सूर्य हुआ, यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु रखा हुआ है, अपारदर्शी वस्तु ये रखा हुआ है। ये जो प्रकाश आएगा, ये प्रकाश को ये वस्तु जो है अपने से होकर के नहीं जाने के लिए देगी। ये जो अपारदर्शी वस्तु है, ये जो प्रकाश है, इसको अपने से होकर के लिए जाने के लिए नहीं देगी, जिसके कारण इसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाएगा, जिसके कारण इसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, जिसे इमेज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, यानी छाया कहते हैं। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जब प्रकाश की गमन की पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो वह वस्तु अपने से होकर के प्रकाश को जाने के लिए नहीं देती, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है। जैसे अभी देखिए, हम अपारदर्शी वस्तु है, उधर लाइट है, ये हमारे बॉडी प्रकाश को हमसे, हमारे बॉडी से होकर के लिए जाने के लिए नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है? जाने के लिए नहीं दे रहा है, जिसके कारण हमारे पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन रहा है। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया। क्या कहते हैं? छाया। समझ में आया? कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं? छाया का मतलब समझा कि छाया जब प्रकाश की गमन की पथ पर, यानी जिस पथ पर प्रकाश चल रही, उस गमन की पथ पर अगर किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए, अपारदर्शी का मतलब ये होता है जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती है, वैसे वस्तु को अपारदर्शी वस्तु ये कहते हैं। वही कह रहा है कि जब प्रकाश की गमन के पथ पर आप किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दीजिए, वो अपने से होकर के प्रकाश को जाने के लिए नहीं देगी, जिसके कारण उसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनेगा, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज, यानी छाया कहते हैं। ठीक। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का। अब मेन टॉपिक पर आए हैं, यानी क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान के चलिए, ये यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यूं प्रकाश आया, इससे टकरा करके जिस, यानी प्रकाश आया और टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट गया। यानी जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है, पड़कर उसी सतह से क्या हो जाती है? उसी में लौट जाती है। प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, इसमें है प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित हो जाती है, जिन नियमों का पालन करते उसी सतह से परावर्तित हो जाती है,
उसे ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश आया किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट गया, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है, उसी नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। इन प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित हो जाती है, वैसे नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले कुछ टर्म को देखते हैं। क्या करते हैं? कुछ टर्म को देखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई किरण आया, सतह से टकराया, यानी आने वाली किरण को इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी प्रकाश, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब आया यहाँ पे टकरा कर इसमें लौट गई, तो प्रकाश को आपतित किरण जिस सतह से टकरा कर वापस लौटती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण जिस सतह से, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर आकर के टकराया है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आया, टकराया, फिर उसी दिशा में लौट गए। क्या क्या? लौट गए। तो प्रकाश आपतित किरण जिस सतह से टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौटती है उसको बोलते हैं प्रकाश का, क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब देखिए, एक होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। यानी किसी समतल से, किसी समतल के खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। अब देखिए, अभिलंब हो गया। अब देखिए आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बना इसको बोला जाता है आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको आई से दिखाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को इसको आर से दिखाते हैं। क्या करते हैं? आर से दिखाते हैं। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब पुनः ये टकरा कर वापस लौट जाती है, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। चूंकि ये समतल है, किसी समतल में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। यानी किसी भी समतल में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये परावर्तन में कुछ टर्म था जिसको हम लोग ने देखे। अब देखिए अपना प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहते हैं। आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहा गया। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब डाले गए या खींचे गए अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम लोग कितने नियम पढ़े प्रकाश के परावर्तन के? दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण अगर आपका 45 डिग्री हुआ तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। आपतन कोण अगर आपका 50 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही आपका परावर्तन कोण होगा। यानी ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमारे जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो यहां तक आप लोग समझे, कहीं पे दिक्कत उतार लीजिए। देखिए अब देख लें एक बार विचलन कोण को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण किससे कहते हैं? देखिए जैसे ये हुआ, ये परावर्तक सतह हो गया, यहाँ से आपतित किरण आया, सतह से टकरा करके वापस लौट गए। क्या हो गया? वापस लौट गए। देखिए ये आपतित किरण के बढ़े हुए भाग, देखिए ये कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण के बढ़े हुए भाग और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण के बढ़े हुए भाग और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को, कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसे विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। डेल्टा बराबर सूत्र होता है 180 माइनस 2i। क्या है? 2i। 180 डिग्री माइनस 2i। इसका क्या होता है? सूत्र i क्या है? आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। अगर डेल्टा बराबर, अगर आपको विचलन कोण निकालना है, विचलन कोण क्या निकालना है? विचलन कोण। यानी डेल्टा बराबर सूत्र होता है 180 माइनस 2i। कितना होता है? 180 माइनस 2i। i पे जो i क्या है? आपतन कोण। क्या है? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। अगर विचलन कोण समझ में आया? आपतित किरण के बढ़े हुए भाग, आपती जैसे मन चलिए हुआ आपतित किरण, इसके भाग को बढ़ा दिए, ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण के बढ़े हुए भाग और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण बराबर सूत्र होता है 180 माइनस 2i। देखिए विचलन कोण दो तरीके से बनता है। कितना तरीका से? दो। एक घड़ी की दिशा में, घड़ी के दिशा में, दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत
घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी एक बार इसका बनने का दो तरीका है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे मान के चलिए अगर हम इधर से ऐसे चले, इधर से ऐसे चलेंगे, तो इधर से जब ऐसे चलेंगे ये घड़ी की दिशा में हो गया, ये किसके दिशा में हो गया, घड़ी, क्योंकि घड़ी किधर से ऐसे करके मूव करता है, ये किस घड़ी की दिशा में। अगर एक इधर से ऐसे चलेंगे ये हो गया घड़ी के विपरीत दिशा। यानी विचलन कोण को बनने की कितने तरीका है, दो तरीका, एक घड़ी की दिशा में बनता है और दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है। तो विचलन कोण बराबर सूत्र होता है कि 180 डिग्री माइनस 2i, क्या होता है 2i। विचलन कोण समझे, विचलन कोण का मतलब हुआ आपतित किरण के बढ़े हुए भाग और परावर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से सूचित करते हैं, और डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i होता है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं, इसको आप लोग उतारिए, न्यूमेरिकल को इस पे बनाएंगे, उतार लीजिए। देखिए विचलन कोण पे जो अभी हम लोग विचलन कोण पढ़े हैं उस पे दो न्यूमेरिकल है, क्या है उस पे दो न्यूमेरिकल है, यानी विचलन कोण के बारे में जो हम लोग अभी पढ़े हैं उस पे दो न्यूमेरिकल को लेकर के देखते हैं कि विचलन कोण थीटा बराबर होता है कि 180 डिग्री माइनस 2i। ये अभी आप लोग को बढ़ाएंगे आपतित किरण के बढ़े हुए भाग, आपतित किरण के बढ़े हुए भाग और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते थे, विचलन कोण। विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते थे, जहाँ पर हम लोग पढ़े कि डेल्टा बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i, जहाँ पर i क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, क्या है आपतन कोण। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमको कह रहा है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण कितना होगा। अगर हमको यानी आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई हमको दिया हुआ है, यानी आई बराबर हमको मालूम है, आई बराबर 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। तो हमको विचलन कोण निकालना है, क्या निकालना है विचलन कोण। हम विचलन कोण यानी थीटा डेल्टा बराबर जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस 2i, जहाँ पर आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, क्या है आपतन कोण। इसको लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई की जगह कितना रखना है 45, रख दिए 45 बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। अब दूसरा न्यूमेरिकल को देखिए, दूसरा जो हमको क्वेश्चन दिया गया उसको देखिए, करा कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से, अगर कोई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, करा यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, कितने डिग्री के कोण पर आती है 35 डिग्री के कोण पर आती है, तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। अगर बनेगा तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग को 20 सेकंड का समय दिया गया है, तो बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो बनाइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो चलिए बनाइए। कितना आंसर होता है बताइए। तो चलिए देखते हैं कि मान के चलिए करा कि अगर आपतित किरण किसी परावर्तक सतह, मान लिए कि ये परावर्तक सतह, ये क्या है परावर्तक सतह, और कोई आपतित किरण आई, क्या आई कोई आपतित किरण आई, ये आपतित किरण परावर्तक सतह से, ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया आपतित किरण, क्या हो गया आपतित किरण। इसी चीज को आप लोग को कह रहे थे पढ़ने के लिए ध्यान से, वही करा यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से, ये हो गया परावर्तक सतह, ये कौन सा हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया आपतित किरण, कोई आपतित किरण, वही करा यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, कितने डिग्री के, यानी हमको ये वाला एंगल दिया है 35 डिग्री, कितना दिया है 35 डिग्री के कोण पर आती है, तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा। यानी हमसे आई और डेल्टा पूछा गया कि आप बताइए कि क्या होगा। जैसे आया आपतित किरण, यहाँ से इसको भेज देंगे तो कौन सा हो जाएगा परावर्तित किरण, यहाँ पर हम लोग एक अविलंब खींच देते हैं, कितना खींच देते हैं अविलंब। चूंकि हम लोग जानते हैं
कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना बनता है 90 डिग्री। कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनता है तो यहाँ पर यहाँ तक का एंगल हमको 35 डिग्री दिया हुआ है। अब 35 डिग्री दिया है तो यानी ये टोटल 90 हुआ। कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री में हमको 35 डिग्री दिया हुआ है तो 90 डिग्री में से आप 35 डिग्री को घटा दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 55 डिग्री। ये एंगल आपका कितना हो गया 55 डिग्री। कितना डिग्री हो गया 55 डिग्री। चूंकि आप देखिए तो ये एंगल हमको आपतन कोण यानी आई हमको कितना मालूम हो गया, यानी आई बराबर हम लिखे 90 डिग्री। आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर 55 डिग्री। ये कोण कितना आ गया 55 डिग्री। अगर मान के चलिए आपतन कोण हमको 55 हो गया, अगर हमसे ये पूछा जाता कि आप परावर्तन कोण भी निकाले तो ये भी कितना हो जाता 55। कितना निकाल जाता 55। चूंकि हमसे क्या पूछा कि आई का वैल्यू हमको कितना आया आई बराबर 55 डिग्री। कितना डिग्री 55 डिग्री। चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक 35 है, हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में से 35 डिग्री को घटा दिए तो कितना आया 55। कितना डिग्री आया 55। ये हो गया 55 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है डेल्टा। चूंकि आई हमको मालूम हो गया, जब आई हमको मालूम हो गया तो हम डेल्टा बराबर जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस 2i क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i। तो डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। ये हो गया 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई हो गया 55। ये हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर कितना डिग्री 70 डिग्री। यानी हमको विचलन कोण का मान कितना निकल गया 70 डिग्री। और हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण 55 डिग्री और डेल्टा यानी विचलन कोण कितना 70 डिग्री। ठीक समझ में आया बता लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अगर कह रहा है कि अगर समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़ती है यानी 90 डिग्री पर आती है तो परावर्तन के बाद उसका क्या होगा। वही कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अगर कोई समतल दर्पण है, अगर उस पर कोई किरण लंबवत यानी 90 डिग्री पर पड़ती है तो वह उसी जैसे मान के चलिए कोई समतल दर्पण, मान लीजिए ये क्या है कोई समतल दर्पण। क्या है दर्पण को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये समतल दर्पण, इस पर कोई किरण आया एकदम 90 डिग्री पर यानी समतल दर्पण पर अगर कोई किरण आती है तो वह सतह से टकरा कर पुनः वापस उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगर कोई किरण समतल दर्पण पर क्या करती है लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद वापस क्या करती है लौट जाती है, वापस लौट जाती है। यानी समतल दर्पण पर अगर कोई आपतित किरण या कोई भी किरण हो अगर लंबवत पड़ती है 90 डिग्री के साथ आती है तो वह परावर्तन के बाद उसी पथ से जिस पथ से वह सतह पर आया उसी पथ से क्या हो जाएगा वापस लौट जाएगा। उसी पथ से क्या हो जाएगा वापस लौट जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर आई और आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जितना ही एंगल से आया उतना ही एंगल से क्या किया लौट गया। यानी जिस रास्ता पर आया उसी रास्ता पर वापस लौट गया। अगर कोई समतल दर्पण है, अगर उस पर कोई किरण लंबवत पड़ती है यानी 90 डिग्री के पर आती है तो वह वापस उसी रास्ता पर क्या हो जाएगा लौट जाएगा। तो यही कह रहे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन। अगर कोई किरण समतल दर्पण पर 90 डिग्री पर आती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः उसी वापस लौट जाएगी। क्या करेगी वापस लौट जाएगी। ये था समतल। हम लोग आगे दर्पण पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे था इस चीज को देख लीजिए। यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कोई 0 हो जाएगा। आपतन कोण भी 0 हो जाएगा और परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे प्रतिबिंब। चूंकि प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में दर्पण में भी पढ़ना है और लेंस में भी पढ़ना है। अब देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं।
यानी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं। यानी प्रतिबिंब समझे, तो प्रतिबिंब का मतलब हुआ किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। एक को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, दूसरे को काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। दोनों परिभाषा, चूंकि हम प्रतिबिंब पर है तो प्रतिबिंब ये हमको डिफिनेशन दे रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। क्या होता है? वर्चुअल इमेज। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वैसा किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर कोई किरण आ रहा है, यानी किसी बिंदु से किरण आ रहा है, वो परावर्तन के बाद रियल में एग्जैक्ट अगर वहां पे जाकर के मिलेगा तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। अगर आती हुई प्रतीत होगा तब उसको काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल प्रतिबिंब कहेंगे। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम आभासी प्रतिबिंब को यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये वस्तु का अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आया प्रतिबिंब समझ में? प्रतिबिंब का मतलब हुआ किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में रियल में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वही में किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर प्रतीत हो रहा है हमको, रियल में वह नहीं मिल रहा है, वह प्रतीत होता है। अगर वह प्रतीत होता है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये वस्तु का अपेक्षा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? उतार दीजिए इसे। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उतार
देखिए, इस वीडियो में हम इस पूरा चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाए हैं, तो मेरा मतलब चाहते थे कि इसी में ख़त्म हो, लेकिन ये ज़्यादा करने पर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मेरा कोशिश अब ये रहेगा कि मैं जो भी टॉपिक बचा है उसको मैं आप लोगों के सामने अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। और मैं अपने फेसबुक चैनल पे प्रत्येक दिन एजुकेशनल संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। बस आप लोगों से यही उम्मीद रहता है कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को फॉलो जरूर करें। बस यही आप लोग से अपेक्षा है। जय हिंद, नमस्कार।